कर्नाटका और तमिलनाडु की इकोनॉमीज 1 ट्रिलियन इकोनॉमीज बन सकती हैं आने वाले कुछ सालों में। इंडियाज ग्रोथ स्टोरी हैज टू बी ड्रिवन बाय द सदर्न रीजन, ये कहना है नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ अमिताभ कांत का। आरबीआई और इकोनॉमिक सर्विस के अनुसार साउथ के 5 स्टेट्स का शेयर 30% है इंडिया की जीडीपी में। क्यों साउथ के स्टेट्स ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में? हेलो एंड वेलकम टू ऑल थिंग्स क्यूरियस। इसके कई रीजंस हैं, आइए इन्हें एक एक करके देखें। पहला फैक्टर जो है हिस्ट्री। गुप्ता एम्पायर के फॉल के बाद, जिसे अब 1500 साल से ऊपर हो गए हैं, नॉर्थ इंडिया में कोई भी भारत का स्थिर अपना राजा नहीं रहा। नॉर्थ इंडिया लैंड से कनेक्टेड है एशिया के अलग अलग रीजन्स और यूरोप से, और इसलिए यहाँ समय समय पर इन्वेजन्स होते रहे। साउथ का रीजन 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, यहाँ इन्वेजन कर पाना आसान नहीं था। यहाँ के राजाओं में आपस में युद्ध होते थे, पर वो रीजन को नुकसान नहीं पहुँचाता था, जबकि नॉर्थ में इन्वेजन से लूट हुई और डिस्ट्रक्शंस हुए। वहीं साउथ इससे बहुत हद तक बचा रहा और इनके पास विजयनगर, चोला और ट्रावनकोर जैसे पावरफुल एम्पायर्स रहे। जहाँ केरला से हजारों साल से मसालों की ट्रेड हो रही थी अरब और यूरोप से, वहीं चोला और पांड्या किंग्स के समय तमिलनाडु का साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड पीक पर था। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से ट्रेड नहीं होती थी, सिल्क रूट एशिया में ट्रेड का रास्ता था, पर फिर भी इसके साथ यहाँ से बहुत सारे इन्वेजन्स भी हुए। ब्रिटिश टाइम में भी नॉर्थ की जगह बाकी जगहों को इंपॉर्टेंस मिली। इसका रीजन था ब्रिटिशर्स का एम, जो था भारत की वेल्थ को यहाँ से ले जाना, और इसके लिए चाहिए थे पोर्ट्स। रेलवे लाइंस भी सिटीज को इन पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए ही बनाई गई। मेन पोर्ट्स थे बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्हीं पोर्ट्स के आसपास होने लगी। अब हम अगले फैक्टर की ओर देखते हैं, जो है ज्योग्राफी। जैसे कि हमने अभी बात करी, साउथ के स्टेट्स के पास सी है, जो ट्रेड के लिए हमेशा से पॉपुलर ऑप्शन रहा है। इस वजह से यहाँ ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई और डेवलपमेंट भी हुआ। ये बात दुनिया में आप कहीं भी देख सकते हैं। यूएस में न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, चाइना में शंघाई। सी से प्रॉक्सिमिटी ने हमेशा से डेवलपमेंट में साथ दिया है। साउथ के पास ये एडवांटेज है जो नॉर्थ के लैंडलॉक्ड स्टेट्स के पास नहीं है। नॉर्थ में दिल्ली एक मेजर सिटी है जिसकी प्रॉक्सिमिटी है हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश से, पर दूसरे भाग जैसे ईस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इंटीरियर्स की किसी बड़ी सिटी से लिंक नहीं है। वहीं साउथ में चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसी कई बड़ी और डेवलप्ड सिटीज़ हैं। नॉर्थ में स्टेट कैपिटल्स को और बड़े लेवल पर डेवलप करना पड़ेगा, जिससे लोगों के पास और साधन आए। हालांकि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। पटना में नालंदा जैसी उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जब लोग दूर दूर से वहाँ पढ़ने आते थे। वाराणसी भी एक बड़ा हब था, जहाँ से अशोका, समुद्रगुप्त जैसे बड़े राजा आए और जिन्होंने अपने समय में बहुत डेवलप करा इन जगहों को, और उस समय ये सब बहुत समृद्ध थे। नेक्स्ट फैक्टर है एजुकेशन। अगर हम लिटरेसी रेट्स को देखें तो हम पाएंगे साउथ इंडिया के स्टेट्स नॉर्थ से कहीं आगे हैं। 1951 में केरला का लिटरेसी रेट था 47%, जबकि उस समय का इंडिया का नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट था 18%। केरला के राजाओं ने एजुकेशन पर काफ़ी ध्यान दिया और इसको बढ़ाया, और ये धीरे धीरे बाकी के साउथ स्टेट्स में भी फैला। ट्रावनकोर, मैसूर के राजाओं ने मिड 20th सेंचुरी में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया, जिसने इन स्टेट्स को हेड स्टार्ट दी और डेवलपमेंट में हेल्प करी। और लिटरेसी रेट में हम गैप आज भी देख सकते हैं। 1956 में के कामराज ने मिड डे मील स्कूल्स में देना शुरू किया, जिससे बच्चों को न्यूट्रिशियस खाना तो मिला ही, पर देखा गया कि इस वजह से स्कूल्स में अटेंडेंस भी बढ़ने लगी। और इसकी सफलता देखते हुए आंध्र प्रदेश ने भी इस स्कीम को कुछ सालों बाद लागू किया। अगला फैक्टर है गवर्नमेंट एफर्ट्स। जहां आज़ादी के बाद 50 साल नॉर्थ में लार्जली कांग्रेस ने रूल किया, वहीं साउथ में सरकारें बदलती रहीं और अगली बार पावर में आने के लिए वो बेटर स्कीम्स लाती रहीं ताकि वो जनता के बीच पॉपुलर रहें। एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है आईटी को इम्पोर्टेंस देना। ये चंद्रबाबू नायडू की आगे की सोच ही थी, जिससे वो आईटी इंडस्ट्री को हैदराबाद लेकर आए। वहीं कर्नाटका वो पहला स्टेट था जिसने देश में पहली आईटी पॉलिसी बनाई। इन सब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हैदराबाद और बैंगलोर को स्टेट कैपिटल से मेट्रो सिटी तक ले जाने का। इससे कई बड़ी कंपनीज अपने ऑफिस लेकर यहाँ आई, जॉब्स क्रिएट हुए, और आज अपने आप में ये दोनों सिटीज दुनिया में भारत की पहचान है, और इसके चलते पूरे रीजन का डेवलपमेंट हुआ। 90s के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए हैं, जैसे कि सस्ती ज़मीन, टैक्स कंसेशन, सब्सिडाइज पावर इन्वेस्टर्स को, जिससे यहाँ कई बड़ी कंपनीज आई हैं और अब ये इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं और साथ ही यहाँ सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स है जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है।
अगर देखा जाए तो अब नॉर्थ में भी सरकारें डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही हैं, जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ और साउथ दोनों ही इंडिया के पार्ट हैं, दोनों में कमियां और अच्छाइयां हैं और दोनों ही इंडिया के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है लोग अपने आप को एजुकेट करें और स्किल करें, वहीं सरकारें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।